इकाई 4 चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान की शुरुआत आज के इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर आपके हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक डाउट को बिल्कुल से क्लियर करते चलेंगे। यह जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यह एकदम ही इंटरेस्टिंग और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, तो हर एक कॉन्सेप्ट को हम बिल्कुल ही क्लियर करते चलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट हमारी यही है कि आप पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठें। जो भी बातें इस वीडियो सेशन के अंतर्गत आपको बताई जाती हैं, उन बातों को आप बकायदा नोट डाउन करते चलें और जो बातें आपको लगे कि हाँ ये बातें आपको इस क्लास के दौरान ही याद हो जानी चाहिए, तो उस बात को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एक बार यदि कमेंट बॉक्स में आप लिख देते हैं चीज़ों को, तो वो आपके पीछे डिजिटल बोर्ड में हमेशा के लिए छप जाती हैं। तो आइए इन्हीं मस्त प्यारी बातों के साथ इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं, जिसमें हर एक टॉपिक को हम बिल्कुल सुगमतापूर्वक समझने वाले हैं। चैप्टर का आपका जो नाम है वह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसका मतलब समझते हो आप? विद्युत को आपने पढ़ा, शुरू से पढ़ा, जब आप इकाई 1 में पढ़ रहे थे, यानी जब आपका आवेश रुका हुआ था तो वह अपने चारों ओर विद्युत विभव, विभवांतर और संधारित्र उत्पन्न करता था। लेकिन जब वही आवेश क्या हुआ, जब वही आवेश आपका करने लगा क्या, वही आवेश जब करने लगा क्या, गति, तो जब वह आवेश आपका गति करने लगा तब वह उत्पन्न करने लगा, अपने चारों ओर उत्पन्न करने लगा चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न करने लगा? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने लगा। अब मैग्नेटिक फील्ड आया कहां से? जब आपका आवेश चलना शुरू किया तो वह अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र। अब एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था माइकल फैराडे। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था माइकल फैराडे। उन्होंने अपने प्रयोगों के द्वारा यह सिद्ध किया कि यदि आवेश के चलने से आपका चुंबक बन सकता है, यदि आवेश को चलने से आपका चुंबक बन सकता है, तो निश्चित तौर पर चुंबक भी अगर चले तो आवेश आपका बन सकता है। हमने क्या बताया कि जब आपका आवेश चलता है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसका विपरीत, अगर चुंबक जब चले तो उससे क्या उत्पन्न होना चाहिए? विद्युत धारा उत्पन्न होनी चाहिए। आवेश का प्रवाह, विद्युत धारा का, आवेश का चलना, आवेश का प्रवाह ही क्या कहलाता है? आपका विद्युत धारा कहलाता है। तो जब आपके विद्युत धारा के चलने से चुंबक बन सकता है, तो किसी चुंबक के चलने से विद्युत धारा क्यों नहीं बन सकती? तो यहां पे हम जब चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर लेते हैं, तो अब हम चुंबक को चला करके क्या बनाएंगे? चुंबक को चला करके वापस से फिर से बनाएंगे हम विद्युत, जिसकी घटना को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब इसी बात को हम एकदम डीप में जाकर के एकदम बिल्कुल प्योर लॉजिक के साथ समझते हैं और वैज्ञानिक फैराडे भाई साहब के, फैराडे अंकल के प्रयोग को आइए एकदम अच्छे से भली भांति हम लोग समझते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझने से पहले आपको आइए एक बात मैं समझाता हूं, जिसे हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। आपने चैप्टर नंबर 1 या 2 में आपने पढ़ा था विद्युत फ्लक्स। किसको पढ़ा था आपने? वहां पे विद्युत फ्लक्स पढ़ा था। और विद्युत फ्लक्स को आपने किस प्रकार से परिभाषित किया था? विद्युत फ्लक्स आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 या 2 में। तो विद्युत फ्लक्स वहां पे आपको परिभाषित किया गया था। विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर। किस पर निर्भर करता है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। वहां उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि विद्युत क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक फील्ड का विद्युत फ्लक्स। इसकी अंग्रेजी आपकी होती है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आइए मैग्नेटिक फ्लक्स को हम एकदम डीप में जाकर के समझते हैं। सबसे पहली चीज कि देखिए, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित
कौन करता है? विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम चुंबक के संदर्भ में देखें तो चुंबकीय क्षेत्र को कौन प्रदर्शित करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र को आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। तो अगर मैं आपको चुंबकीय फ्लक्स का सीधा सीधा मतलब बताऊं तो जो चुंबकीय फ्लक्स का मतलब है वह क्या है? वह है आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्या है आपका इसका मतलब? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को जिस भौतिक राशि द्वारा निरूपित किया जाता है उस भौतिक राशि को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इससे हम फाई बी से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। फाई बी से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, इसकी एकदम स्टैंडर्ड परिभाषा हम बनाएंगे। मान लेते हैं कि ये आपकी क्या है? ये आपकी जाने वाली विद्युत क्षेत्र क्या है? सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरह से क्या कर रही हैं? जा रही हैं। अब अगर इसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम कोई क्षेत्रफल बना देते हैं, क्या बना देते हैं? कोई क्षेत्रफल बना देते हैं, तो यहां पर इस चुंबकीय क्षेत्र, इस हमारे द्वारा क्षेत्रफल बनाया गया, तो इस क्षेत्रफल से होकर के गुजरने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वही आपकी क्या कहलाती हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। फिर से एक बार कि जो ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही थी, इस चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर हमने एक बना दिया क्षेत्रफल। अब इस क्षेत्रफल से होकर के जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी उनकी संख्या क्या कहलाएगी? चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगी। अब चुंबकीय फ्लक्स की हमें एकदम फिजिक्स के हिसाब से स्टैंडर्ड परिभाषा बनानी है। अब चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से अगर इसका स्टैंडर्ड परिभाषा बनाएं तो कैसे बनेगा? ध्यान से समझिएगा। अगर जो हमने क्षेत्रफल ऐसे लिया, अगर उसी क्षेत्रफल को हम यहां से ऐसे बना दी, उसी क्षेत्रफल को हमने यहां से क्या कर दिया? इस प्रकार से क्या कर दिया? बना दिया, ड्रॉ कर दिया। अब यहां पे इससे बनाने के लिए हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही आपकी क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। अब आप देख रहे हो कि इस क्षेत्रफल से, जो हमने इस क्षेत्रफल को बनाया, इस क्षेत्रफल से क्या कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजर रही है क्या? तो बोलोगे आप नहीं गुजर रही है। इसमें हो क्या रहा है? देखिए, यह अगर इससे बनाए तो इस क्षेत्र के लंबवत जो ये तल आपका इस प्रकार से रखा हुआ है, तल आपका जैसे ये आपका तल है एक, तो ये तल आपका बिल्कुल इस प्रकार से रखा हुआ है और हमेशा जो आपका क्षेत्रफल सदिश होता है वह इस तल के कहां होता है? बिल्कुल आपका लंबवत ऐसे होता है आपका क्षेत्रफल सदिश। तो ये आपका बना क्या? क्षेत्रफल सदिश। और इधर की दिशा में आपका क्या है? इधर की दिशा में आपका चुंबकीय क्षेत्र बी है। तो इसके बीच में कितने का कोण बन रहा है? इसके बीच में कोण बन रहा है आपके 90 डिग्री का। इसके बीच में कोण कितने का बन रहा है? आपके 90 डिग्री का बन रहा है। और 90 डिग्री का कोण जब ये क्षेत्रफल सदिश और आपके चुंबकीय क्षेत्र, दो चीजें हैं, एक क्षेत्रफल सदिश जिसे हम सदिश वेक्टर ए से डिनोट करते हैं, तो क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जब कोण आपका 90 डिग्री है तो उसमें से कोई भी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजर रही हैं। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? यानी कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र और एकांक सदिश है इस क्षेत्रफल का, यानी क्षेत्रफल सदिश जो है उसका मान 0 कब होगा? किस कंडीशन में होगा? ध्यान से समझिएगा कि जब आप क्रॉस करेंगे और जब आप डॉट करेंगे। देखिए, जब कभी भी आपको इस प्रकार से लिखा हुआ है a क्रॉस b, सदिश वेक्टर a इंटू क्रॉस सदिश वेक्टर b, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा, और इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। और यदि आपको इस प्रकार से लिखा हो ए डॉट सदिश वेक्टर ए डॉट सदिश वेक्टर बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, और इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम अदिश गुणनफल। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अदिश गुणनफल। यहां पे देखिए, आपके पास एक चीज तो कंफर्म है, दो चीजें यहां पे कंफर्म है कि इस
इसका मान आपका कितना आना चाहिए, 0 के बराबर, या इसका मान कितना आना चाहिए, 0 के बराबर। कब? जब आप यहां पे थीटा के जगह पे 90 डिग्री रखें तब। तो अगर आप यहां पे थीटा बराबर 90 डिग्री रखते हैं तो क्या इसका मान 0 के बराबर आएगा? क्या साइन 90 का मान जो होता है वह कितना होता है, 1। तो अगर साइन 90 1 हो जाएगा तो इसका मान क्या आ जाएगा, ए बी 0 के बराबर नहीं आएगा अगर थीटा बराबर 90 रहा तब। अगर यहां पे हम थीटा बराबर 90 रख दें तो cos 0 का मान होता है आपका 0। अब जब cos 0 का मान 0 हो जाएगा तो 0 में किसी भी संख्या का गुणा होता है तो उत्तर कितना आता है, 0। उत्तर कितना आता है, 0। अब देखिए, अब हमारी परिभाषा यहां पे बन चुकी है, क्योंकि यहां पे देखिए जब हम इसका डॉट करेंगे तभी जाकर के इस 90 पे फ्लस्क का मान क्या आएगा, 0 आएगा। जब हम थीटा बराबर 90 रखते हैं तो इस कंडीशन में हमारा फ्लस्क का मान कितना आता है, 0 आता है। तो इसको अब परिभाषित कैसे करेंगे, यहां पे जैसे a डॉट b था उसी प्रकार से यहां पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र आपका b है और एकांक सदिश आपका a है। इनके बीच का थीटा अगर 90 डिग्री होता है तब जाकर के इसका मान कितना आता है, 0। तो 90 डिग्री कब आता है, जब cos के साथ 90 लिखा जाता है तब इसका मान कितना आता है, 0। और cos के साथ 90 डिग्री यानी कि किसी भी सदिश वेक्टर के साथ cos कब लिखा जाता है, अदिश गुणनफल में लिखा जाता है। तो इसकी अब एकदम स्टैंडर्ड सी एकदम बनाएंगे परिभाषा, स्टैंडर्ड सी इसकी बनाएंगे डिफिनेशन। और उस डिफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, उस डिफिनेशन में हम लिखेंगे कि जो आपका सदिश वेक्टर b डॉट सदिश वेक्टर a होता है वह किसके बराबर होता है, वह बराबर होता है आपके फाई b के, यानी चुंबकीय फ्लक्स के क्या होता है, बराबर होता है। परिभाषा आ रही है स्क्रीन पर, वहां से आप लिख सकते हैं। इसको अगर हम खोलेंगे तो इसको लिख सकते हैं ba cos थीटा, ba cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका फाई बी। अब इसकी एकदम स्टैंडर्ड सी परिभाषा बन गई आपकी। देखिए क्या है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र b है और a क्या है, a आपका है क्षेत्रफल सदिश। तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का कैसा गुणनफल है, चुंबकीय क्षेत्र और सदिश का एकांक क्षेत्रफल सदिश का आपका अदिश गुणनफल है। तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल किसके बराबर होता है, आपके चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। तो ये तो रही आपके चुंबकीय फ्लक्स की कहानी, जिसे उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, अगर हम यहाँ पे बात करें फाई के मात्रक की, किसकी बात करें, यहाँ पे बात करें हम फाई बी के मात्रक, फाई बी के अगर हम यहाँ पे मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मान है ba cos थीटा। तो b का मान चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है आपका टेस्ला, मात्रक आपका होता है टेस्ला। और आपका जो a क्या है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का जो आपका मात्रक होता है वह क्या होता है आपका मीटर स्क्वायर। तो जो आपका फाई बी का मात्रक हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। और इसी को हम कहते हैं वेबर, इसी को हम क्या कहते हैं, वेबर, जिसे हम WB से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, WB से डिनोट करते हैं। तो जो आपके चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वह टेस्ला इंटू मीटर होता है, जिसे हम वेबर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, वेबर कहते हैं। तो ये आपकी छोटी सी कहानी रही चुंबकीय फ्लक्स की। अब आइए हम आखिरकार समझते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है और यह कहां से आया, वैज्ञानिक फैराडे ने इसको कहां से उत्पन्न किया। अब इस चैप्टर का जो मेन मोटो है उसको समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा फैराडे अंकल के अनुप्रयोग पर, फैराडे अंकल के एक्सपेरिमेंट पर। यानी कि यहां अब हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे,
फैराडेज एक्सपेरिमेंट पे चलेंगे। आखिर फैराडे ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया जिसके आधार पर उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत दिया, जिसके लिए आइए हम समझते हैं। देखिए फैराडे ने अपने प्रयोगों में क्या किया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि एक लिया उन्होंने क्या कुंडली, एक उन्होंने क्या लिया, इस प्रकार की ली उन्होंने कुंडली, जिसमें एक तरफ उन्होंने क्या लगा दिया, धारामापी यानी कि गैल्वेनोमीटर। अब देखिए गैल्वेनोमीटर आप पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे कि यदि किसी भी गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता जो है एकदम कम होती है, यानी कि वह एकदम कम से कम विद्युत धारा का भी क्या कर सकता है, मापन कर सकता है। अब इन्होंने क्या किया कि इस प्रकार की एक क्या ली, इस प्रकार की एक ली कुंडली, कुंडली में क्या किया उन्होंने, कुंडली में उन्होंने क्या किया कि एक लगा दिया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की खासियत यह होती है कि यदि उस कुंडली में थोड़ी सी भी धारा अगर प्रवाहित हो जाती है तो वह सुई अपना विक्षेप क्या करती है, दिखाती है। गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता अत्यंत क्या होती है, कम होती है। मोटो हमारा क्या है कि जब आपके आवेश के चलने से विद्युत धारा का निर्माण होता है, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। जब आवेश चलता है यानी कि विद्युत धारा बहती है, और विद्युत धारा के बहने से आपके चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। तो क्या चुंबकीय क्षेत्र के चलने से यानी चुंबक के चलने से क्या धारा बन सकती है क्या? तो जब फैराडे ने प्रयोग किया तो सबसे पहले उन्होंने यहां पर क्या किया, एक चुंबक इस प्रकार से ला करके रख दिया, इस प्रकार से चुंबक ला करके रख दिया। ध्यान से सुनिएगा, अभी आपको यह नहीं देखना है कि इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो क्यों आ रहा है या क्यों नहीं आ रहा है, इस बात का पहले ध्यान नहीं देना है। पहले आप एकदम क्रम से समझिए कि फैराडे ने अपने प्रयोग को किस प्रकार से किया। अंतिम में एकदम हर एक टॉपिक बिल्कुल हलवा हो जाएगा और आप एकदम अच्छे से इसको समझ पाओगे और जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। अब देखिए, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, N और S ध्रुव वाला एक चुंबक को इन्होंने क्या किया, कुंडली के पास में ले जाकर के रख दिया। कुंडली से दूर ही था, वहां पर ले जाकर रख दिया। तो उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने अगले क्रम में क्या किया, फिर अगले क्रम में उन्होंने क्या किया कि इसी कुंडली में इसी गैल्वेनोमीटर के साथ एक क्या किया, अब इसी चुंबक को इन्होंने धीरे 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 चुंबक को कुंडली के पास लाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। यानी कि ये जो चुंबक आपका रखा हुआ था S और N, अब इन्होंने क्या किया, इसे कुंडली के पास लाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और जब कुंडली के पास इन्होंने लाना शुरू कर दिया तो एकदम कमाल हो गया, जादू हो गया। क्या जादू? कि इन्होंने देखा कि जो आपका गैल्वेनोमीटर था, गैल्वेनोमीटर की सुई परेशान होना शुरू हो गई। अब इनको और लगा कि अब चलिए, जब हम चुंबक को लेकर के इसके पास जा रहे हैं तो इसका गैल्वेनोमीटर की परेशानी बढ़ जा रही है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप देखने को मिल रहा है। फिर इन्होंने क्या किया, अगले क्रम में इसी कुंडली और इसी चुंबक को आगे ले जा करके चुंबक को इस कुंडली के पास यहां ले जा करके इन्होंने क्या किया, S और N को ले जा करके रख दिया। और फिर से सुई की परेशानी खत्म हो गई और चुपचाप सुई पहले ही स्थान पे जाके खड़ी हो गई। अब अगले क्रम में क्या किया कि इन्होंने देखा, अब अगले क्रम में इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये देखा कि जब इन्होंने इसी जो आपका चुंबक था, ये चुंबक जो था, इस चुंबक को अब इन्होंने क्या किया, इस S और N को इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस चुंबक को फिर से दूर ले जाना क्या किया, शुरू किया। यानी इधर की ओर गति कराने लगे। और फिर से इन्होंने देखा कि जो पहले विक्षेप इधर आ रहा था, वह विक्षेप अब इस गैल्वेनोमीटर में इधर की ओर दिखाई देने लगा। अब फिर से इन्होंने क्या किया कि अगले क्रम में इन्होंने ये देखा कि जब अब ये चुंबक को अब इसे कुंडली से क्या कर रहे थे, दूर लेकर के जा रहे थे। और फिर से इन्होंने ले जा करके चुंबक को N का इधर और S इधर ले जा करके रख दिया चुपचाप। और फिर से इसकी परेशानी खत्म हो गई और जो इस धारामापी यानी गैल्वेनोमीटर की जो सुई थी, फिर से अपने यथावत स्थान पर जाकर के खड़ी हो गई। गैल्वेनोमीटर के बारे में यदि आपको पता नहीं हो तो गैल्वेनोमीटर की खास बात यह होती है कि इसका बीच में जीरो होता है। सुई का विक्षेप इधर भी जा सकता है, सुई का विक्षेप इधर भी जा सकता है। यानी कि धारा के परिमाण का मापन करने के साथ साथ यह धारा की दिशा का भी मापन करता है। यदि एक तरफ धारा की दिशा उधर आ रही है तो दूसरे तरफ में विक्षेप इधर की ओर आएगा।
ये गैल्वेनोमीटर की खास बात होती है। तो इन्होंने अपने प्रयोगों में ये बातें देखी। अभी आपको केवल इनके प्रयोगों पर फोकस करना है कि सबसे पहले इन्होंने चुंबक को कुंडली से दूर रखा, कुंडली से क्या किया, दूर रखा और देखा कि इसमें किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं आ रहा है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि चुंबक को धीरे 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 कुंडली के पास लाना शुरू कर दिया और इन्होंने देखा कि जब ये कुंडली को पास लेकर के आ रहे थे तो गैल्वेनोमीटर की सुई की परेशानी बढ़ रही थी, और ले आकर के जब एकदम पास ले जाकर के कुंडली के रख देते हैं चुंबक को तो गैल्वेनोमीटर की परेशानी फिर से दूर हो जाती है। दूसरे क्रम में इन्होंने क्या देखा कि जब चुंबक को इस कुंडली से दूर लेकर के भी जाते हैं तो भी गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आ रहा है, लेकिन जिस दिशा में पहले आ रहा था उस दिशा के विपरीत आ रहा है। उसके बाद इन्होंने दूर ले जाकर के फिर से जब चुंबक को रख दिया तब इन्होंने देखा कि पुनः आपके गैल्वेनोमीटर की परेशानी दूर हो गई, गैल्वेनोमीटर का विचलन जो था वह बंद हो गया। अब इनके इस प्रयोगों द्वारा क्या क्या निष्कर्ष निकला, आखिर ऐसा हुआ क्यों? अब बस इस बात को, इस लॉजिक को आप समझ लो, ये पूरा टॉपिक एकदम आपके लिए बिल्कुल हलवा हो गया। अब देखिए यहां पे क्या था कि मान लीजिए कि आपका चुंबक आपका दूर रखा हुआ था। चुंबक की एक खास बात होती है कि चुंबक से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वे कहां जाती हैं, हमेशा N से S की ओर जाती हैं। तो इसमें बहुत सारी रेखाएं होंगी जो इधर S की ओर जाने का प्रयास कर रही होंगी। तो इसी प्रकार से मान लेते हैं कि यहां भी इस कुंडली से भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होकर के जा रही थी, लेकिन अगर चुंबक चुपचाप रखा हुआ है तो इस कुंडली से अगर दो रेखाएं होकर के जा रही थी तो केवल व केवल दो रेखाएं ही इससे होकर के हमेशा गुजर रही हैं, ना तो दो से कभी बढ़ रहा है और ना ही दो से कभी घट रहा है। यहां पे क्या होता है कि जैसे जैसे चुंबक को कुंडली के पास लेकर के आते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो N से S की ओर आ रही हैं, वे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में धड़ाधड़ बढ़ोतरी हो रही है। जैसे मान लीजिए हैं कि यहां से जब चला चुंबक तो इसमें कितनी रेखाएं थी, दो रेखाएं थी। उसके बाद फिर से कितनी रेखाएं होंगी, तीन, तीन से चार, चार से पांच, इस प्रकार से ये क्या होती गई, बढ़ती चली गई। और इसमें चुंबकीय जो आपकी ये थी धारामापी था, इसमें आपका विक्षेप देखने को मिलता चला गया। अब सपोज कीजिए कि जब इन्होंने यहां पर चुंबक इसके पास ला करके रख दिया तो मान लेते हैं कि इससे एकदम 10 रेखाएं होकर के गुजर रही हैं, तो एकदम 10 रेखाएं गुजरना बिल्कुल फिक्स हो गया, ना तो 10 से कम जा रही है और ना ही 10 से अधिक हो रही है जब चुंबक को कुंडली के पास रख दिया गया तब। अगले क्रम में यहां पे क्या हुआ कि जब मान लेते हैं कि यहां पे 10 रेखाएं गुजर रही थी और जब चुंबक को इन्होंने फिर से कुंडली से दूर ले जाना शुरू किया तो ये जो 10 रेखाएं होकर के गुजर रही थी, ये धीरे धीरे इनकी संख्या क्या होने लगी, इनकी संख्या कम होने लगी। यानी कि 10 से कितना हो गया 9, 9 से कितना हो गया 8, 8 से 7, 7 से 5, यानी इस तरह से संख्याएं क्या होने लगी, घटने लगी। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने लगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी आने लगी। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किससे संबंधित हैं, अभी आपने पढ़ा चुंबकीय फ्लक्स से। यहां पे हुआ क्या कि जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कम होने लगी तो अंतिम में मात्र फिर से कितनी रेखाएं गई, केवल 2 रेखाएं जाने लगी। और फिर से जब इन्होंने चुंबक को स्थिर कर दिया तो केवल 2 से 2 ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बची और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इससे होकर के नहीं गुजर रही हैं। अब जब इतना इन्होंने प्रयोग किया तो अपने प्रयोगों के द्वारा, इनके प्रयोगों से क्या क्या निष्कर्ष निकलता है ये एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो भी यहाँ पे टॉपिक बताया जा रहा है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां मैं इन सारी चीजों का नोट्स बिल्कुल आपको प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ जरूर दे दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहां से इसका नोट्स आपको बिल्कुल बेहतरीन ढंग से लिखा हुआ मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखिए इनके इस प्रयोगों के द्वारा निष्कर्ष क्या निकलता है। सबसे पहली चीज कि जब इन्होंने चुंबक को कुंडली के पास ला रहे थे तो ये जो कुंडली का जो इधर वाला सिरा था वह बिल्कुल N को जब पास लेके आ रहे थे तो N के जैसा यह व्यवहार करने लगा। और जब दूर लेकर के जाते थे, इस कुंडली को दूर लेकर के जाते थे तो इसके विपरीत S जैसे प्रभाव करने लगा, इसलिए इसका विक्षेप इधर आया और इसका विक्षेप किधर आया, इधर आया। अगले क्रम में इन्होंने देखा कि जब कभी
चुंबक और कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होती है, ध्यान से समझिएगा, हमने क्या कहा कि जब कभी कुंडली और चुंबक के मध्य सापेक्ष गति होती है, इसका मतलब क्या, देखिए चाहे तरबूज आपका चाकू पे गिरे, चाहे चाकू तरबूज पे, कटना तो तरबूज को ही है। ठीक उसी प्रकार से यहां भी वही चीज था कि चाहे आप चुंबक को गति कराएं, चाहे कुंडली को गति कराएं, दो में से कोई भी अगर गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या होगा, परिवर्तन होगा। फिर से एक बार, चाहे आप चुंबक को गति कराएं, चुंबक को कुंडली के पास लेकर के जाएं, चाहे कुंडली को चुंबक के पास में लेकर के जाएं, अगर कुंडली को चुंबक के पास में लेके आएंगे तो भी इससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। या जब चुंबक को आप इसके पास लेकर के जाएंगे तो भी इसके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या यानी चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, आपका परिवर्तन होगा। और जब यह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, भाई देखिए इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बढ़ेंगी। जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बढ़ेंगी तो एक बल कार्य करेगा जिसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। तो ध्यान से समझिएगा कि जब कुंडली और चुंबक के मध्य सापेक्ष गति होती है तो इनके मध्य होने वाली चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होना चाहिए, चाहे बढ़े या घटे उससे मतलब नहीं है। यहां पे देखा आपने कि यहां पे जब इन्होंने चुंबक को पास लाया तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई तो भी यहां पे गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आया। और यहां भी आपने देखा कि जब चुंबक को आप दूर लेकर के जा रहे थे तो भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन आ रहा था, भले ही क्यों ना घट रहा हो या भले ही क्यों ना बढ़ रहा हो, अगर परिवर्तन है तो वहां पे आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण देखने को मिलेगा। जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 में हमने आपको बताया था कि अगर दो टंकी आपकी रखी हुई है, उस टंकी में अगर पानी का फ्लो करना है तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें अस्तर का होना चाहिए अंतर। अगर इन दोनों टंकियों में अस्तर का अंतर है तो इस टंकी में से पानी इस टंकी में आएगा। अगर यहां पे आपका दोनों टंकियों का लेवल अगर समान है, तो इस टंकी से पानी इसमें नहीं जा सकता। अगर ये टंकी नंबर 1 है और ये टंकी नंबर 2 है तो इन दोनों टंकी नंबर 1 और 2 में पानी का फ्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि इन दोनों में अस्तर में अंतर है। इसमें पानी का फ्लो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि टंकी 1 और 2 में अस्तर में अंतर नहीं है, जिसके कारण पानी का फ्लो नहीं हो पा रहा है। ठीक इसी प्रकार जब जैसे अस्तर में अंतर के कारण आपके पानी का फ्लो होता है, ठीक उसी प्रकार से जब विभव में अंतर होता है तब आपकी धारा का प्रवाह होता है। जब विभव में अंतर होता है तब वहां पे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक उसी प्रकार से अंतर का मतलब अस्तर में परिवर्तन। यहां भी क्या, जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एकदम एग्जैक्ट थी कि 2 हैं तो 2 ही रहेंगी, 10 हैं तो 10 ही रहेंगी, तो वहां पे गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कोई देखने को नहीं मिला। लेकिन जैसे ही इन रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हुआ, जैसे ही रेखाएं घटना शुरू की, जैसे ही रेखाएं बढ़ना शुरू की, तो यहां पे गैल्वेनोमीटर में आपके विक्षेप दिखाई देने लगा। तो एक बात यहां से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, क्या, कि जब कभी भी चुंबक और कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होती है तो उनकी फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जो कि धारा को, कुंडली में धारा को क्या करता है, प्रेरित करता है। एकदम प्योर कॉन्सेप्ट, बिल्कुल 100% लॉजिक के साथ। जब चुंबक और कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होती है, लिखिए इस चीज को कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आपको याद हो सके कि जब कुंडली और चुंबक के मध्य सापेक्ष गति होती है तो उनके मध्य होने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स के मान में हमने क्या बताया कि जब चुंबक और कुंडली के मध्य क्या होती है, सापेक्ष गति होती है, तो सापेक्ष गति के कारण चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में होता
है परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है परिवर्तन, और उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न होता है, उस परिवर्तन के कारण आपका उत्पन्न होता है विद्युत वाहक बल। क्या उत्पन्न होता है आपका विद्युत वाहक बल, जो कि क्या करता है धारा को प्रेरित करता है, जो कि क्या करता है धारा को प्रेरित करता है। और इस पूरे सिद्धांत को, इस पूरे घटना को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस पूरे घटना को हम क्या कहते हैं, इस पूरे घटना को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यही आपका है चैप्टर का नाम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमारा मोटो क्या था, हमारा मोटो ये था इस चैप्टर का कि जब एक धारा का प्रवाह होता है, जब आवेश का प्रवाह होता है तो विद्युत धारा कहते हैं उसे। और जब विद्युत धारा यानी आवेश जब चलता है तो अपने चारों ओर उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या जब कोई चुंबक चलता है तो क्या उसमें धारा देखने को मिलती है, तो जी हाँ, आपका प्रश्न है, आपका उत्तर है कि हां, जब आपका चुंबक और कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होती है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में आपका परिवर्तन होता है, जो कि क्या उत्पन्न करता है विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, जिसे हम जो उस कुंडली में धारा को क्या करता है प्रेरित करता है। और इस पूरे घटना को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस पूरे घटना को हम क्या कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये सारी बातें नोट्स के अंदर बिल्कुल अच्छे ढंग से लिखी गई हैं। टेलीग्राम पर जाइए और नोट्स को आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। बिल्कुल। अब यहां पे जो आपके फैराडे भाई साहब थे, अपने अनुप्रयोगों के दौरान, अनुप्रयोगों के अनुसार दो नियम दिए, जिसे एक नियम को हम कहते हैं फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम, दूसरा हम कहते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम। पहले नियम में इन्होंने क्या बताया, फैराडे भाई साहब ने पहले नियम में अपने ये बताया कि जब हम चुंबक और कुंडली के मध्य क्या कराते हैं सापेक्ष गति कराते हैं तो उस चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है परिवर्तन होता है, या उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है परिवर्तन होता है। और यह परिवर्तन कब तक होता है, यह परिवर्तन कब तक होता है, तो फैराडे ने अपने प्रथम नियम में बताया कि यह परिवर्तन तो फैराडे ने अपने प्रथम नियम में यही बताया कि जब आपके चुंबक और कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होती है तो उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है परिवर्तन होता है, और जिसके कारण आपका क्या उत्पन्न होता है विद्युत वाहक बल। और यह विद्युत वाहक बल अस्तित्व में कब तक रहता है, जब तक कि इस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। फिर से एक बार, फैराडे ने अपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रथम नियम में यह बताया कि जब कभी भी कुंडली और चुंबक के मध्य सापेक्ष गति होती है तो उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण आपका क्या उत्पन्न होता है विद्युत वाहक बल। और इस विद्युत वाहक बल का अस्तित्व, यह विद्युत वाहक बल बना कब तक रहता है, जब तक कि इसके फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। परिवर्तन खत्म, विद्युत प्रेरण की घटना खत्म, उसमें धारा का प्रवाह खत्म। परिवर्तन खत्म, इसमें धारा का प्रवाह खत्म। परिवर्तन शुरू, धारा का प्रवाह शुरू। परिवर्तन खत्म, धारा का प्रवाह खत्म। देखा ना आपने प्रयोगों में इस प्रकार से। तो इन्होंने प्रथम नियम में यही बताया कि जब कुंडली और चुंबक के मध्य सापेक्ष गति होती है तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है परिवर्तन होता है, जिसके कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जो कि कब तक अस्तित्व में रहता है, जब तक इस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का आपका प्रथम नियम रहा। आइए अब द्वितीय नियम को देखते हैं। द्वितीय नियम में, अपने द्वितीय नियम में फैराडे अंकल ने क्या बताया, अपने द्वितीय नियम में फैराडे अंकल ने यह बताया कि जब कभी भी जो आपके चुंबकीय फ्लक्स का मान होता है, इन्होंने बताया कि जो चुंबकीय फ्लक्स का मान होता है यानी फाई बी का मान जो होता है वह अनुक्रमानुपाती होता है। किसके? अनुक्रमानुपाती होता है, सॉरी चुंबकीय फ्लक्स नहीं, जो आपके ये जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है ना, यह विद्युत वाहक बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो ये इन्होंने बताया कि जो विद्युत वाहक बल होता है, जो विद्युत वाहक बल होता है वह अनुक्रमानुपाती होता है किसके? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन
परिवर्तन की दर के। इन्होंने यही आपके फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम है। बस इतना सा द्वितीय नियम है कि फैराडे ने अपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम में बताया कि जो प्रेरित विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में जो विद्युत वाहक बल होता है वह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है, बराबर होता है। अब इसको अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम लिखें तो विद्युत वाहक बल को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, बिगड़ा हुआ ई। इसके बाद अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा दिए। अब आ रहा है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। फिजिक्स के अंदर जब कभी भी परिवर्तन लिखा हो या जब कभी भी परिवर्तन की बात की जा रही हो तो परिवर्तन का मतलब होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो यहां क्या है अंतिम माइनस प्रारंभिक? चुंबकीय फ्लक्स। तो मान लेते हैं कि जो अंतिम चुंबकीय फ्लक्स है वह कितना है, φ2 है, और जो प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स है वह कितना है, φ1। तो परिवर्तन जहां कहीं भी फिजिक्स के अंदर दिख जाए आप आंख मूंद करके लगा लीजिएगा कि अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम फ्लक्स माइनस क्या हो गया, प्रारंभिक फ्लक्स। और दूसरी बात, फिजिक्स में जहां कहीं भी की दर आपको देखने को मिल जाए, की दर का मतलब होता है कि आपको समय से क्या करना है, भाग लगाना है। दो बातें हमने यहां पे बताई कि यदि कहीं भी परिवर्तन लिखा हो तो परिवर्तन का मतलब होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक, और यदि कहीं पे लिखा हुआ है की दर तो उसका मतलब है कि समय से आपको क्या करना है, भाग लगाना है। समय से क्या करना है, भाग लगाना है। तो यहां से ई बराबर ई अनुक्रमानुपाती हो जाता है आपका। अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो एक आता है नियतांक के, जो कि माइनस चिन्ह के साथ रहता है। माइनस चिन्ह यहां यह दिखाता है कि जो यहां पे विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन का विरोध किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, विरोध। आपने क्या सोचा, आपने क्या ये जान लिया कि इसको हमने इसके पास लाए तो ये आराम से आ गया, और जब आराम से आता तो हमें इस पे क्यों कुछ देखने को मिलता? ऐसे ही रिजल्ट हमको नहीं मिलता। अगर आपसे कोई ये कह दे कि हमारे पास ऐसी बाइक है एक जिसमें अगर एक बार हम पेट्रोल डाल देते हैं तो वह हमेशा चलती रहती है, इसका चर्चा हम विधिवत करेंगे इसके अगले आने वाले वीडियो, अगले आने वाली टॉपिक लेंज के नियम में। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि यहां पे माइनस चिन्ह जो है विरोधाभास को प्रदर्शित करता है, यानी कि इसमें जो विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है उसका विरोध किया जा रहा है। इस कारण से यहां माइनस चिन्ह आता है। और के एक नियतांक है, समानुपाती नियतांक या अनुक्रमानुपाती नियतांक है। नियतांक के आ जाएगा और परिवर्तन को हम डेल्टा फाई से डिनोट कर देते हैं। तो डेल्टा फाई का डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन और परिवर्तन का मतलब होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो डेल्टा फाई बटे क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा टी। यदि यही एकदम छोटे से समय के लिए कहा जाए कि छोटे से समय के लिए, जैसे हमने चुंबक को यूं लाया सट्ट से, अब जब चुंबक को यूं लाया तो एकदम छोटा सा समय लगा, यानी समय जो है यानी कि डेल्टा टी का मान जो है, डेल्टा टी का जो मान है, डेल्टा टी ट्रेंडिंग टूवर्ड्स, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। इसका मतलब यह है कि जो समय है जीरो की तरफ जा रहा है। हमने कहा एकदम छोटा सा समय यानी चुंबक को यूं हमने सट्ट से ले गया, यानी कि एकदम छोटा सा समय लगा, लगभग जीरो के बराबर लगा, यानी ट्रेंडिंग टूवर्ड्स, समय आपका जा रहा है जीरो की तरफ। और जब कभी भी ऐसा कंडीशन आए तो ई बराबर हम इसमें लगाते हैं लिमिट, और लिमिट के बाद यहां लिखते हैं टी ट्रेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, और इसको लिख देंगे यहां पे हम क्या, माइनस का के, और ये आपका हो जाएगा डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। और जब कभी भी यहां पे लिमिट हम हटाएंगे तो लिमिट जब हटाएंगे तो यहां से आपका आ जाएगा ई बराबर, यहां से आपका आ जाएगा ई बराबर, आपका ये हो जाएगा माइनस का के तो रहेगा ही, माइनस का के तो रहेगा ही, ये आपका हो जाएगा डी फाई बटे डी टी, डी फाई बटे डी टी। दोनों का मतलब चेंज होता है, डेल्टा का भी मतलब परिवर्तन होता है, चेंज होता है, और डी का भी मतलब चेंज होता है। डेल्टा का मतलब चेंज यानी कि परिवर्तन, और डी का मतलब स्मॉल चेंज, छोटा सा चेंज। तो छोटे से समय के कारण छोटा सा चेंज। तो इस प्रकार से हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम को या फैराडे के द्वितीय नियम को समझ सकते हैं। तो आज के वीडियोस में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको बिल्कुल लॉजिक के साथ अच्छे से समझ में आया होगा। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि यदि आपको यह लेक्चर समझ में आया हो और बिल्कुल लॉजिक के साथ अगर आप इस टॉपिक को समझ पाए हो तो एक कमेंट प्यारा सा जरूर करें और अपने दोस्तों में, अपने साथियों में शेयर जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो
का लाभ हर कोई उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एनर्जी के साथ, इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।